बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र क्रम राजनीति विज्ञान के मूलाधार। आज का हमारा टॉपिक है न्याय की अवधारणा। मित्रों, न्याय की अवधारणा हम इसका अर्थ अपने पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। न्याय के जो विविध रूप हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इस प्रकार से। उसके बाद हमने भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व। मित्रों, न्याय क्या है? ये बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति के अपने विश्वास और अपनी धारणा पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो न्याय की सभी धारणाओं में विद्यमान हैं और जिन्हें न्याय के आधार तत्व भी कहा जा सकता है। तो एक विचारक हुए ब्रेचट, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थियोरी में इन आधार तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला उन्होंने बताया है सत्य। न्याय का प्रत्यक्ष संबंध केवल अच्छाई से होता है, सत्य से नहीं। सत्य तो विज्ञान का क्षेत्र है। ये किसी विचारक का विचार है, लेकिन वास्तव में सत्य जो है न्याय का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुनिष्ठ रूप में न्याय की मांग है कि तथ्य और संबंध विषयक अपने सभी कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। व्यक्तिनिष्ठ रूप में इसका आशय यह है कि विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं के संबंध में हम यही विचार प्रकट करें जिसे हम ठीक समझते हैं। विशेष रूप से न्याय के प्रशासन में तथ्यों की सत्यता का बहुत अधिक महत्व है। तो सत्य जो है वो न्याय का स्थिर आधार तत्व है। सत्य। दूसरा है मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता। विभिन्न मामलों के विषय में विचार करते हुए हमारे द्वारा न्याय की एक ही धारणा को लागू किया जाना चाहिए। ये नितांत अनुचित होगा कि हमारे द्वारा एक मामले में न्याय की एक धारणा को और दूसरे मामले में न्याय की किसी अन्य धारणा को लागू किया जाए। यानी चाहे कोई भी धारणाएं हो, यदि हम न्याय के विषय में विचार कर रहे हैं तो हमें एक ही धारणा को अपनाना होगा। तीसरा है कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार। कानून के सामने सभी समान होने चाहिए और उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक ही प्रकार की स्थितियों में मनमाने ढंग से भेद करना अन्यायपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है और किसी दूसरे ने भी किसी का मर्डर किया है, चूँकि दोनों ने ही मर्डर किया है, तो दोनों को एक साथ एक जैसा उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। कानून का समान व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक के साथ कोई छूट दी जा रही हो, एक के साथ कठोरता का पालन किया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कानून के समक्ष सभी समान समझे जाने चाहिए और सभी के साथ कानून का समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उन्नति और विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। चौथा बिंदु आता है स्वतंत्रता। उचित रुकावटों के अलावा मनुष्य की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उचित रुकावट लगाई जा सकती है, अदरवाइज मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रुकावटें लगाना भी अन्यायपूर्ण है। कोई व्यक्ति चाहता है कि दूसरे व्यक्ति को रोक दिया जाए, उस पर बंदिश लगा दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनमाने ढंग से किसी की स्वतंत्रता पर रुकावटें नहीं लगानी जानी चाहिए। शासक को अपने स्वार्थ या शक्ति को बनाए रखने के लिए ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रुकावट नहीं लगानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति स्वतंत्र है और अनावश्यक रूप से उसकी स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा बिंदु आता है प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। जो कार्य व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर है और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असंभव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना भी उसके साथ अन्याय करना है, या ये न्याय की भावना के विरुद्ध है। यानी बहुत ऐसा कार्य जो व्यक्ति नहीं कर सकता है या प्रकृति के द्वारा भी व्यक्ति को इतना समर्थवान बनाया ही नहीं गया है कि वो उस कार्य को करे, तो ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए जब व्यक्ति को मजबूर किया जाता है, इसका मतलब है उसे उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये न्याय की भावना के विरुद्ध कार्य होगा। इसलिए जिन कानूनों या आदेशों का पालन करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है,
और उन कानूनी आदेशों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंड देना या उसकी निंदा करना भी अन्यायपूर्ण है। यानी जिन कानूनों या आदेशों का पालन व्यक्ति कर सकता है उन्हीं का पालन करवाया जाना चाहिए। जो कानून बहुत ही कठोर हो, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और फिर ऐसे में व्यक्ति की आलोचना करना या उसकी निंदा करना या उसको दंड देना कि उसने उस कानून का पालन नहीं किया है, तो यह अन्यायपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति या कोई अंधा व्यक्ति या अपंग व्यक्ति, जिसको दिव्यांग कहते हैं, तो इस तरह के जो भी व्यक्ति हैं, समाज की दया के आधार पर जीवन व्यतीत करना न्यायपूर्ण है। इनके साथ दया होनी चाहिए। इनके साथ यदि हम दया की भावना नहीं रखेंगे, क्रूरता की भावना रखेंगे, तो ये अन्यायपूर्ण होगा, न्यायपूर्ण नहीं होगा। और जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर को दया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकता है, तो वहाँ वो व्यवहार न्यायपूर्ण कहलाएगा। तो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में न्याय को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 5 सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। ये 5 सिद्धांत एक बार पुनः बता दूं। न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधारभूत तत्व: पहला सत्य, दूसरा मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता, तीसरा है कानून के समानता या समानता का व्यवहार, चौथा है स्वतंत्रता और पांचवा है प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। अब हम पढ़ेंगे कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन, यानी कानूनी न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, यद्यपि राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा पर विविध दृष्टि से विचार किया जाता रहा है, लेकिन न्याय का तात्पर्य प्रमुख रूप से कानूनी न्याय से लिया जाता है। कानूनी रूप से न्याय की प्राप्ति व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और ये तभी संभव है जबकि न्याय का ढांचा स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। लास्की ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति के मूल तत्व में कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो ये न्याय को प्राप्त करने के जो प्रमुख साधन है, उसमें पहला आता है न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना। ये एक सर्वमान्य बात है कि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त नहीं हुई, तो उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं किया जाएगा। कानूनों की व्याख्या का कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जिनके विचार पर कार्यपालिका का विचार हावी न हो सके। केवल इतना ही नहीं, वरन वे इस योग्य होने चाहिए कि उनके द्वारा जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से जवाब तलब किया जा सके। न केवल सर्वोच्च स्तर पर, वरन निम्न स्तरों पर भी न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होनी चाहिए। तो न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव नहीं। न्यायाधीशों के संबंध में प्रमुख रूप से 3 विधियां प्रचलित है। पहला है जनता द्वारा निर्वाचित, दूसरा व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और तीसरा है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो ये तीनों में से सबसे बुरा कौन है, सबसे बुरी पद्धति कौन है, या सबसे बुरी विधि या तरीका कौन सा है? वो है जनता द्वारा न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति सबसे बुरी है, क्योंकि जनता यदि उनका निर्वाचन करेगी जजेज का, न्यायाधीशों का, तो फिर वो जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, जिनको बहुमत प्राप्त होगा, वो फिर पक्षपात भी करेंगे और जनता भी उन पर दबाव डालेगी कि हमने आपको वोट दिया। और व्यवस्थापिका द्वारा या न्यायाधीशों का चयन किया जाएगा तो इसमें भी दलबंदी हो जाएगी, क्योंकि दलीय आधार पर फिर न्यायाधीश पद के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और दल के आधार पर फिर उनको वोट दिए जाएंगे। इसलिए सबसे सही तरीका, यदि इसमें श्रेष्ठ तरीका है, तो वो है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, यानी न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की पद्धति सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो लास्की ने, हेराल्ड लास्की जो विचारक हुए हैं, उन्होंने लिखा है, इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं, परंतु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति तो की जाए न्यायाधीशों की, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय ऐसा नहीं हो कि अपने चहेतों को आप न्यायाधीश बना दें। नहीं, उनके लिए भी क्या हो, योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। निर्धारित योग्यता का पालन करने के बाद ही किसी को न्यायाधीश के पद पे नियुक्ति दी जाए। फिर है न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं, जो बात मैंने आपको बताई वो इससे भी सिद्ध हो रही है। न्याय की उचित रूप से प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों का पद केवल ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाए जिनकी व्यावसायिक कुशलता और निष्पक्षता सर्वमान्य हो। न केवल उच्च वरन निचले न्यायाधीशों के पद पर भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो योग्य और विश्वविद्यालय विधि के बहुत अच्छे ज्ञाता हों।
कहने का तात्पर्य है न्यायाधीश पद पर यदि नियुक्ति की जा रही है कार्यपालिका के द्वारा तो ऐसे योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए जिनको बहुत ही जानकारी हो, कानून का अच्छा ज्ञान हो और जिनके पास प्रैक्टिस का भी अनुभव हो। तो इस तरह से न्यायाधीश पद के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। फिर है पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर। जो न्यायाधीश बनाए जाएंगे कार्यपालिका के द्वारा तो न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए और पदोन्नति के अवसर भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि यदि उनको निश्चित और पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाएगा तो वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। इस बात की आशंका बनी रहेगी कि ये अपना वेतन चूँकि कम है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो फिर रिश्वत ले रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको पदोन्नति के भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए और वेतन भी पर्याप्त मिलना चाहिए, जिससे क्या हो वो निश्चिंत होकर के अपना कार्य जो है उसको अच्छी तरह कर सके। इसके साथ साथ एक और साधन है लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए और सामान्यतया ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहे, यानी जब तक वो अच्छा आचरण करें अपने पद पर बने रहे। लंबा कार्यकाल होने पर न्यायाधीश जो है कार्य का अनुभव प्राप्त करके अधिक कुशल बन जाते हैं और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त हो जाए, यानी कार्यपालिका उनको अपनी मर्जी से नहीं हटा सके। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि न्यायाधीशों को जो भ्रष्टता या अयोग्यता की स्थिति में केवल व्यवस्थापिका के द्वारा विशेष बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सके, जैसे कि हमारे देश में होता है। हमारे देश में जो न्यायाधीशों को समय से पूर्व यदि हटाना हो तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा इस तरह का महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। तो लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। कानूनी न्याय को प्राप्त करने का एक साधन है न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध। शक्ति के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि न्यायाधीश को अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के लिए निषेध किया जाए, यानी जो व्यक्ति एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रह चुका है तो यदि वो रिटायर हो जाता है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने पर रोक हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि वो प्रैक्टिस करेगा तो अब उसका जूनियर कोई ना कोई जज के रूप में वहाँ बैठा होगा, तो वो जूनियर जो है अपने सीनियर का रिगार्ड करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, हो सकता है उसका फेवर भी करे और इस तरह से निष्पक्षता न्याय की प्रभावित हो सकती है। तो इस संबंध में इतनी व्यवस्था आवश्यक की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो कम से कम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य न्यायालयों में भी वकालत का कार्य न कर सके। इसके साथ ही अनेक विचारक ये भी सुझाव देते हैं कि जो व्यक्ति एक बार न्यायिक पद प्राप्त कर चुका हो उसे किसी भी राजनीतिक या कार्यपालिका पद के पात्र नहीं समझा जाना चाहिए। फिर अगला साधन आता है जूरी व्यवस्था। सामान्यतः जूरी की व्यवस्था को न्याय की प्राप्ति में सहायक पाया गया है, इसलिए सभी फौजदारी मामलों में और सार्वजनिक हितों से संबंधित दीवानी मामलों में जूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। जूरी का सदस्य होने के लिए संपत्ति का मालिक होना जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। जूरी के सदस्य को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जिससे उनकी अपनी कार्य में रुचि रहे। जूरी के निर्णयों विशेषतः फौजदारी मामलों में उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की जानी चाहिए। मित्रों, जूरी व्यवस्था में क्या होता है, समाज के कुछ व्यक्तियों को चयन किया जाता है और फिर वो किसी मामले की सुनवाई करते हैं और फिर बहुमत से निर्णय लिया जाता है, तो ये जूरी व्यवस्था होती है। अगला बिंदु आता है न्याय में समानता की स्थापना या समानता की व्यवस्था। न्याय में समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो न्याय जो है धनी मानी वर्ग की सुविधा बन करके रह जाएगा। न्याय में समानता को प्राप्त करने के लिए दो व्यवस्थाएं जरूरी है। पहली है विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं होना चाहिए जिसको विशेषाधिकार मिले हुए हों। और दूसरा है निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, यानी कोई व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, किसी वकील को हायर करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको वकील प्रदान किया जाना चाहिए। तो वास्तव में मुफ्त कानूनी सहायता जो है व्यवस्था होनी चाहिए, साधारण व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सके। तो हमारे देश में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था बाकायदा की गई है, विशेष अधिकारों की समाप्ति भी की गई है। देश में विशेष अधिकारों प्राप्त कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, जैसे पहले राजा महाराजा थे, अब ऐसा नहीं है, सभी सामान्य नागरिक हैं। तो ये कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन है, जिसमें पहला था न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना, दूसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव नहीं, तीसरा है न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं, चौथा है पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर, पांचवा है लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा,
छठा है न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध। सातवां है जूरी व्यवस्था और आठवां है न्याय में समानता की व्यवस्था। तो ये था न्याय की अवधारणा जिसमें आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने जो चर्चा की थी वो थी न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्वों की, जो 5 तत्व हैं उनकी, और उसके बाद हमने कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की है। धन्यवाद।